नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 19 अगस्त 2020 के समाचार पत्रों में से खबरों को लेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 20 अगस्त 2020 को यानी नरेंद्र मोदी विल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। द प्रोग्राम इज टाइटल्ड स्वच्छ महोत्सव, यानी इसका जो शीर्षक रखा गया है, यह भी प्रश्न बन सकता है आपके वन लाइन में कि इस बार का शीर्षक क्या था, इस बात का टाइटल क्या था। तो स्वच्छ महोत्सव, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनेस सर्वे, यानी विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा। इसमें 4242 शहर यानी 4242 सिटीज को लिया गया है, 62 छावनी बोर्डों, 92 गंगा टाउन्स यानी गंगा शहरों की रैंकिंग और 1.87 करोड़ नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी इसमें देखी जा रही है। तो यह आयोजन, अब देखिए अगला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है, यानी इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वो कौन होगा? भारत सरकार का ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब देखिए, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण को सरकार द्वारा मिशन में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, यहां पर ये वाला फैक्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैसूर हैड ऑन द अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट एडिशन, यानी पहला संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर कौन? मैसूर था। कहां है ये? कर्नाटक में शहर है। इंदौर हैज द रिटेन द टॉप पोजीशन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, यानी 17, 18, 19 तीनों साल टॉप पर रहा। कौन? इंदौर। और ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो इस बार का ये जो है 5th एडिशन होगा। ये भी पूछ लेगा फैक्ट कि ये कौन सा संस्करण है, तो 5वां संस्करण होगा। कार्यक्रम में 129 शहरों और राज्य को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी 129 अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। और इसका टाइटल क्या है? स्वच्छ महोत्सव। तो इतने फैक्ट इसमें से हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है धनवंतरी रथ, AMOU, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके किसके बीच? दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेदिक यानी आयुर्वेद निवारक और प्रमोट स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता हुआ है। यह महत्वपूर्ण है, यानी दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में एहतियात और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आयुर्वेदिक पद्धति पहुंचाने के लिए, यानी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी इसकी MOU was signed between ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस। ये ध्यान रखेंगे, आयुष मंत्रालय ने कहा है उसके यह सेवाएं धनवंतरी रथ नामक चलती फिरती इकाई, ये क्या है? धनवंतरी रथ, ये क्या है? मोबाइल यूनिट एवं पुलिस कल्याण केंद्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। और इस सहमति पत्र का दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है? SN श्रीवास्तव तथा आयुष मंत्रालय के अवर सचिव प्रमोद कुमार पाठक के बीच ऐसा आदान प्रदान हुआ है। तो 2 महीने में 80,000 पुलिसकर्मियों के बीच आयु रक्षा किट के वितरण के बाद पुलिस बल में कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर में काफी कमी आई है। परियोजना में निरंतरता यानी आयुर्वेद निवारक और इसको दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिवारों तक विस्तारित करने की योजना है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के बारे में हम बता ही दिए हैं आपको, यह कौन है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, यह इसका गठन कब किया गया था? 2014 में, ध्यान रखेंगे। और इसके जो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, ये श्रीपाद नाइक साहब हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। तो उन्होंने लॉन्च किया है आज ही स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, यानी इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर
आत्मनिर्भर भारत, यानी टू प्रोवाइड फर्दर इम्पिटस टू द स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप इनोवेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। यानी श्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री हैं, आपको पता है, न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। उन्होंने आज स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज यानी इनोवेट सॉल्यूशन फोर्स आत्मनिर्भर भारत को स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करने के लिए आज यह कैंपेन लॉन्च किया है। और इसमें आईआईटी मद्रास और सीडेक, इसका फुल फॉर्म आ जाता है आपके दिल्ली पुलिस में, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्योंकि दोस्तों इस बार 10 नंबर का कंप्यूटर भी जुड़ गया है। फिर आईटी मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है के तत्वाधान में ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए, इसका नाम क्या है, शक्ति 32 और वेगा 64 बिट नाम के 2 प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि इन 2 माइक्रो प्रोसेसर को जो विकसित किया गया है, कौन कौन, शक्ति और वेगा, किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास और सीडेक ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहाँ है, पुणे में है, और आईटी मंत्रालय के सौजन्य से। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो चैलेंज है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन यानी विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित करने के लिए, इन माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए छात्रों, इनोवेटर्स, स्टार्टअप, इन सब को आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। और यह चुनौती 10 महीने में 18 अगस्त 2020 को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होता है और यह जून 2021 में कंप्लीट होगी, समाप्त होगी। अब हम लोग जो अगला हमारा सेगमेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेंज द विथड्रॉल रूल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप लोगों का खाता एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 नए नियम बदले हैं। वो 4 क्या क्या नियम बदले गए हैं एक एक करके। तो पहला है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई से अपने जो एटीएम निकासी नियमों यानी एटीएम विथड्रॉल रूल में चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं। और ये चेंजेस क्या हैं, पहला, अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ेगा। तो एसबीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो क्या है, sbi.co.in, ये इसकी वेबसाइट है, तो इसमें सारी जानकारी है। तो यानी एसबीआई मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों, इसको क्या कहेंगे, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एटीएम से 1 मंथ में कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 8 टाइम्स, 8 बार मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है, मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट 8 बार कर दिया गया है। एसबीआई ने 18 अगस्त को अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि एसएमएस चार्ज नहीं लगेगा। पहले एसएमएस चार्ज भी लगता था, अब एसएमएस चार्ज माफ कर दिया गया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपीज से अधिक की नगद निकासी यानी 10,000 से अधिक रुपया हम एटीएम से निकालते हैं तो उसके लिए ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। और दोस्तों यह जरूरत रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। बाकी समय में आप कभी भी निकाल सकते हैं, किसी ओटीपी की जरूरत आपको नहीं होगी। अगर आप बाकी किसी दूसरे एटीएम से कैश निकालते हैं तो पहले की तरह से आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बैंकों की यह सुविधा खाता धारकों को सिर्फ एसबीआई के एटीएम में मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एसबीआई ने बचत खाता धारकों, सेविंग अकाउंट होल्डर्स यानी बचत खाता धारकों से जो मासिक न्यूनतम राशि नहीं रखने पर भी यानी नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस शुल्क नहीं लेगा। पहले एसबीआई लेता था। तो एसबीआई के इस समय 44 यानी 44 करोड़ बचत खाता धारकों को यह सुविधा मिलेगी। मेट्रो शहरों में बचत खाता धारकों को न्यूनतम राशि के रुपए में 3,000 रुपए होना आवश्यक था, कस्बों में 2,000 रुपए, ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए खाते में रखने होते थे, नहीं तो चार्ज लगता था। अब ऐसी सुविधा
हटा दी गई है, इस तरह की प्रॉब्लम। तो ये 4 चेंजेज हैं, इनको याद रखेंगे ये आपके एसबीआई में। और दोस्तों एसबीआई के डायरेक्टर कौन है, ये भी महत्वपूर्ण जाना। तो रजनीश कुमार हैं। इससे पहले कौन थी, अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी ध्यान रखेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रजनीश कुमार। अब अगला है टॉपिक बैंकिंग सेक्टर से ही है। चाइना सेंट्रल बैंक बाइज स्मॉल स्टैक इन आईसीआईसीआई। दोस्तों चीन की जो बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने शेयर धारकों के रूप में आईसीआईसीआई बैंक के एक शेयर खरीदा है। इसके अतिरिक्त यहां देख रहे हैं वर्तमान समय भारतीय कंपनियों में पीबीओसी के पास यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास एचडीएफसी, अंबुजा सीमेंट, पीरामल इंटरप्राइजेस इन सब में है। यानी करंटली अमॉन्ग इंडियन कंपनीज पीबीओसी हैज स्टैक्स इन एचडीएफसी, अंबुजा सीमेंट एंड पीरामल इंटरप्राइजेस। In all the companies, the holding is below the 1% level, which necessitates compulsory disclosure. अब आईसीआईसीआई के बारे में सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है। और आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द बिग 4 बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी आईसीआईसीआई बैंक भारत के 4 सबसे अच्छे बैंकों में से एक है, ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। एचडीएफसी इसके आदित्यपुरी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और पीबीओसी यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, यह बीजिंग में है, चीन की है। अब आता है जन बचत खाता, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिनो पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड जन बचत खाता which is an Aadhaar authentication based digital saving account that brings neo banking experience to consumer। तो यह फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, जन बचत खाता, जो एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो यानी अंडर द जेबीके, इसको क्या कहेंगे, जन बचत खाता, कस्टमर कैन ट्रांजैक्ट एट ए फिनो ब्रांच और मर्चेंट पॉइंट विथ फिंगरप्रिंट एंड ओटीपी कॉम्बिनेशन, व्हाइल एट नॉन फिनो पॉइंट्स दे नीड आधार ऑथेंटिफिकेशन। यानी आधार की जरूरत पड़ेगी। जिन बचत खाता के तहत ग्राहक एक फिनो शाखा या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के साथ लेन देन कर सकते हैं, जबकि गैर फिनो बिंदुओं पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। यह महत्वपूर्ण है। इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक खंडों पर लक्षित सदस्यता आधारित बचत खातों को कह सकते हैं यानी शुभ और भविष्य, ये ध्यान रखेंगे, शुभ और भविष्य पेश किया था। सब्सक्राइब बेस्ड सेविंग अकाउंट टारगेट एट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। शुभ एंड भविष्य इंट्रोड्यूस किया था किसने, फिनो बैंक ने। ये भी दोनों महत्वपूर्ण है। अब अबाउट नियो बैंक यानी नौ बैंक के बारे में, तो ए बैंक विदाउट एनी ब्रांचेज, ए बैंक दैट इज इंटायरली ऑनलाइन रेदर देन बीइंग फिजिकल। नियो बैंकिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बिना किसी शाखा के बैंक इसको कह सकते हैं, कोई शाखा ही नहीं, देयर इज नो ब्रांच। नियो बैंकिंग मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग पर आधारित है। अबाउट फिनो पेमेंट्स बैंक, ये ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, महाराष्ट्र। अब हम लोग बात करेंगे वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो सत्यपाल मलिक, दोस्तों इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन में यानी जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले वो कहाँ के थे, गोवा के राज्यपाल थे। मलिक जी गोवा के राज्यपाल थे, तो अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, तो गोवा के राज्यपाल का भी एक्स्ट्रा वहन करेंगे। उन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और उन्हें अक्टूबर 2019 में गोवा के राज्यपाल के
रूप में नियुक्त किया गया। और देखिए ना, ये पॉइंट मैंने बताया ना, कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण 370 निरस्त होते समय यही थे वहां के गवर्नर। अब अबाउट मेघालय, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और मेघालय नेशनल पार्क है, नॉकरेक नेशनल पार्क है, बालपाक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर है, और नॉकरेक बायोस्फीयर है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी डाल दिया गया है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नॉकरेक ही है। और मेघालय में पहाड़ियां पाई जाती है ना, गारो, खासी और जैंतिया, वहां जनजातियां भी हैं, ट्राइब्स हैं। और दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यहीं खासी की पहाड़ी में होती है। और यहाँ से, और इसमें सबसे अधिक वर्षा, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिन राम, नाम सुना होगा ना, मौसिन राम। 1141 सेंटीमीटर वर्षा, 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। और इसके पीछे कारण क्या है? इस पहाड़ी का कीपाकार होना, कोन शेप्ड होना, और इसका माउथ किसकी ओर? समुद्र की ओर खुला होना। तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती हैं तो इसी में आकर के फंस जाती हैं और लगभग रोज वर्षा कराती हैं। यही कारण है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम या मेघालय के खासी की पहाड़ियों में होती है। चेरापूंजी भी पहाड़ी है, याद रखेंगे। और इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अशोक लवासा। President Ramnath Kovind has accepted the resignation of Election Commissioner अशोक लवासा। तो अशोक लवासा कौन है? यह हम देखिए चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में भारत का चुनाव आयोग होगा। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है? वोट कराना, परिसीमन, ये सब जितने भी राष्ट्रीय पार्टियों को चिन्ह प्रदान करना, नेशनल, स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी, इनको मान्यता देना, सबको चुनाव चिन्ह देना, ये सब कार्य किसका है? चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में है और उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दो अन्य आयुक्त होते हैं, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अन्य में अशोक लवासा जी हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर वो रहते तो अगले साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाते, लेकिन उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और दोस्तों, यह एडीबी है क्या? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एशिया के 48 देश प्लस पैसिफिक ओशियन अन्य देश इसमें शामिल हैं, यानी टोटल 67 to 68 मेंबर इसमें हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का, ध्यान रखेंगे। तो बैंक में लवासा किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता की जगह। और 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? सुनील अरोड़ा हैं। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो मात्सुगु असकावा हैं। ध्यान रखेंगे, हमेशा जापान का ही अध्यक्ष बनता है इसका, एशियाई विकास बैंक का। ये ध्यान, चूंकि सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो जापान का ही इसमें है। किसमें? एशियाई विकास बैंक में। कब हुई थी स्थापना? 1966 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बुक्स एंड अवार्ड्स। दोस्तों, आज हमने सिर्फ और सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम पर फोकस किया है पुस्तकों में, क्योंकि इनकी किताबें, इन्होंने 25 किताबें लिखी हैं। वैसे तो मैं 10 से 11 ही किताब दे पाया, खास कारण कि जैसे ज्यादा हो जाएगा तो आपसे याद नहीं होगा। इसीलिए महत्वपूर्ण किताबों को, इनको 2 पार्ट में मैं कराऊंगा। किसी दिन फिर इनके बारे में बताऊंगा। तो आपको पता ही है कि इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और इनका देहांत, इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था इनका जन्म। ये ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने 25 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे देश के। इनकी किताब है इंडिया 2020, 2020 तक भारत को विकसित देश का सपना ये देखते हैं। विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही चर्चित किताब, कई बार आपकी परीक्षा में आई है। इग्नाइटेड माइंड, गाइडिंग सोल, मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम,
ये भी कई बार एग्जाम में आई हुई है। एंड साइंटिफिक इंडिया फर्स्ट सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी इन सारी किताबों को ऐसा आप इकट्ठा आप सोचिए कि मत कि सर ने बहुत ज्यादा दे दिया है, आप ऐसे 5-5 का सेट बनाइए। कलाम साहब की किताबें तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर पुराना उठाइए, निश्चित रूप से इनकी किताबें आई हुई हैं। फेलियर टू सक्सेस, टारगेट 3 बिलियन, इसी में पूरा का कॉन्सेप्ट है। प्रोवाइडिंग रूरल अर्बन एम्यूनिटीज, यानी यह 3 अरब लोगों जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं। पूरे विश्व के, सिर्फ भारत के ही नहीं, 3 बिलियन लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनकी बात करते हैं। यू आर यूनिक, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये भी महत्वपूर्ण किताब है। तो यह 11 किताबें आज मैंने दिया है, इसको आप 2 भाग में तोड़ तोड़ करके याद करिएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज। स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों मैंने आपको बताया था आईपीएल कहां होने वाला है, यूनाइटेड अरब अमीरात में होने वाला है। तो उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत दिन से चल रहा था वह विवाद, मतलब विवाद कह सकते हैं, नाम चल रहा था कि किसे मिलेगा। खूब चर्चा थी, क्योंकि चाइनीज प्रतिबंध के बाद वीवो को हटा दिया गया था। हालांकि जिसको मिला है उसका कुछ ना कुछ योगदान अभी भी है। तो इसमें जैसे कि फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को मिला है। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की। तो यह कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह लेगी। और क्या नाम है इसका, ड्रीम 11। अक्सर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ड्रीम 11। और इसने 222 करोड़ रुपए में प्रयोजन अधिकार हासिल किया। हालांकि लाइन में दूसरे नंबर पे बाइजूस भी था, बाइजूस लर्निंग ऐप, उसने 201 करोड़ की बोली लगाई थी। तो यह महत्वपूर्ण है, ड्रीम 11 याद रखना। तो ड्रीम 11 क्या है, तो यह ऑनलाइन क्रिकेट प्ले एंड विन वेबसाइट है, जिसमें आप अपने क्रिकेट नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको एक टीम बनानी पड़ती है और अपनी दोनों टीमों में से वो बेस्ट प्लेयर चूज करने पड़ते हैं और मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आपके चुने गए प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप वह कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं और आपको फर्स्ट प्राइज राशि मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ड्रीम 11 ऐड में आता रहता है। महेंद्र सिंह धोनी इसके एम्बेसडर भी हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने क्या कहा था कि जनवरी का 2 भाग में, कल मैंने एक बताया, एक आज हम बात करेंगे। तो 21 जनवरी क्यों प्रसिद्ध है, तो मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे याद रखना, MMT राज्यों का गठन हो रहा था दोस्तों। तो यह जब पॉलिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत, चूंकि यहां से प्रश्न आ जाएगा, दे देगा मिलान करने को या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले बना, इस तरह से। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, पहले रियासतों का विलय, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, फजल अली को, वह सब चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां पर याद रखिएगा कि MMT यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1971 में आज ही के दिन 71 अधिनियम के तहत 1972 में 3 राज्य बने थे। जैसे मैंने क्या कहा था, 1, 9 और 15, 2000, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को और 2000 को 3 राज्य बने थे। वो कौन कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अब इसमें भी कौन, 1 नवंबर को जैसे छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड बना था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। यह कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। इनके खिलाफ महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और ये कब, 1938 की बात है। तो यह हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, ये ध्यान रखना, 2 अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के। तो पट्टाभी सीतारमैया जब हारे थे तो महात्मा गांधी ने कहा था यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने उनके रिस्पेक्ट में यह पद त्याग दिया था। फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये जो है जयंती 23 जनवरी, और कल ही उनका याद है, तो 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी कल के दिन। अब बात करते हैं 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है, क्यों इसी दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसी दिन हमारे देश की सबसे शक्तिशाली महिला यानी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम तो सुना होगा, वह जो है देश की प्रधानमंत्री बनी थी 1966 के दिन। तो इसीलिए और यह 2009 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ध्यान रखेंगे। तो 24 जनवरी इसीलिए लिया गया डेट क्योंकि उस दिन हमारे देश को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री महिला में। ध्यान रखेंगे। अगला है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और इंटरनेशनल बॉर्डर टैक्स डे भी मनाया जाता है। तो वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है आपको। कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोगों को पता है। और यह कब से किया जा रहा है? 2011 से। कब से? 2011 से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है 11 से? क्योंकि 1950 में चुनाव आयोग स्थापित किया गया था। तो अपने चुनाव आयोग स्थापना के 61वें वर्ष के आयोजन के शुभारंभ किया गया था। उसके बाद से राष्ट्रपति उस समय कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी, नेशनल वोटर डे की शुरुआत की थी। और उन्होंने उसमें 2 विषय थे, उस आयोजन में 2 प्रमुख विषय थे, याद रखिएगा। इन 2011 इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन यानी समावेशी और गुणात्मक भागीदारी तथा कोई मतदाता पीछे न छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे। तो नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और दोस्तों 26 जनवरी तो आपको पता ही है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही? जबकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया। तो 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1929 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया तो उसी दिन से भारत ने अपने लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। और 1947 में स्वतंत्रता होने के बाद यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग दिस डे इन हिस्ट्री। दोस्तों आज ही के दिन 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हुआ था। आज ही के दिन 1666 में शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे। यानी शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम औरंगजेब कैप्टिविटी हाइडिंग इन फ्रूट बास्केट इन आगरा। और दोस्तों 1757 इन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपए का सिक्का जारी टकसाल में बना था। और दोस्तों आज ही के दिन 1949 में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बना था। ध्यान रखेंगे। और 1960 में स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान से 2 कुत्ते और 3 चूहे अंतरिक्ष में भेजे गए थे। बाद में 5 जीवित पाए गए, यानी ऑल 5 वर लेटर फाउंड अलाइव। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले रूस ने कोरोना नामक वैक्सीन बनाई है, उसका नाम भी स्पुतनिक वी रखा है। ध्यान रखेंगे। अगला है 1999 यानी आज ही के दिन भारत की परमाणु नीति के मसौदे से नाराज G8 ने, दोस्तों जब भारत ने परमाणु परीक्षण, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। एपीजे अब्दुल कलाम की सहायता से क्या किया? परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसकी वजह से G8 नाराज हुआ और मदद पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। और G8 क्या है? विकसित देशों का समूह है। अब वैसे G7 रह गया है, रूस इसमें से हट गया है। तो यह ध्यान रखेंगे। और 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल आज देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो अपने शेयर बाजार में उतरे थे आज ही के दिन। ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज का लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज भी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए हैं। पहला इसमें है द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राइब्स। इसे जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉटेंटॉट्स, कीनिया में मसाई जनजाति,
बार्बर, बहुत सारी फुलानी, हाउजा, बंटू, बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। जब जनजातियों का वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराएंगे तो उसमें सारी लिस्ट हम आपको बताएंगे। फिर यूरोप महाद्वीप में एक भी डेजर्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, आया हुआ प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला 7200 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ऊपर अगर ऐसे देखेंगे पतली है, यहां से शुरू हो जाती है, सारे देश इसमें ऐसे टच करते हैं। यानी ऊपर से आप देखिए तो वेनेजुएला है, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू है, यहां पर देख सकते हैं, और ये और इक्वाडोर को स्पर्श करती है, पेरू को करती है, ब्राजील को भी थोड़ा सा करती है, और साथ साथ ये पूरा चिली है, अर्जेंटीना को करती है। तो इस तरह से इन सारे देशों में फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसका नाम एंडीज क्यों पड़ा? यहां पर एंडीसाइटिक लावा का उद्गार हुआ था, तो एंडीसाइटिक लावा की वजह से ही एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर उसका अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे आप देखेंगे तो यह केप यार्क पे, मैप जरूर खोल लीजिएगा, तो यह केप यार्क पेनिनसुला से लेकर के रॉकम्पटन तक, यानी यह देख रहे हैं ना मकर रेखा है, तो 1920 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, वह है ग्रेट बैरियर रीफ। और दोस्तों इसके बाद है जिब्राल्टर जल संधि, इसको K2 मेडिटेरियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों जल संधि का मतलब क्या बताया हूं? जल संधि का मतलब होता है दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, यानी दो सागरों को जोड़ती है तथा स्थलों को अलग करती है। तो यह यूरोप महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रही है। अगर देश पूछ लिया जाए तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात है। याद रखेंगे। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप, बर्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बहुत सारे पक्षी यहां पाए जाते हैं, यही कारण है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। द वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड रेज इन बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी में। हाँ याद रखिएगा फंडी। आप जैसे ये देख रहिए तो ऐसे यहां से गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहां से कौन सी जलधारा निकलती है? यहां से, और ऊपर से कौन सी आ रही है? लैब्राडोर जलधारा। मानचित्र में जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ऊपर से लैब्राडोर, नीचे से गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है, ब्लैंकेट ऑफ ब्रिटेन। और ये आगे जाती है जहां पर फंडी की खाड़ी में, जब ये दोनों विपरीत वायु राशियां, ये गर्म है, याद रखिएगा, ऊपर से जो आ रही है वो ठंडी जलधारा है, और दोनों जहां मिलती हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। दोस्तों यहां पर मछलियों के उत्पादन और प्रजनन के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व की सबसे ज्यादा मछलियां, यानी बड़ा जो यहां मछलियों का केंद्र है, यहां पर बहुत सारे बैंक बनाए गए हैं, जॉर्ज बैंक, पियरे बैंक, ग्रांड बैंक, इन सब में मछलियां पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह भी पता है। सबसे बड़ा क्या बताया था? एशिया महाद्वीप। ध्यान रखेंगे। फिर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में, और कौन सी है वो पर्वत श्रृंखला? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। उसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? बताएंगे। 8,848 मीटर, यानी 8,848 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा, तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट को। तो एशिया में ही तो स्थित है, ध्यान रखेंगे। और यह वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। इट इज अ फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, ऐसे ऐसे इसमें वलन पड़ा है, ध्यान रखेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मैंने बताया था ना 5 देशों को स्पर्श करती है, RAKIT, यानी रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। और यह खारे पानी की झील है, सैलाइन लेक है। याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट हुए। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न में आते हैं, तेजी से आंसर दीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज प्रोवाइडेड ए मोबाइल यूनिट नेम्ड धनवंतरी रथ फॉर हुज वेलफेयर, यानी किसके कल्याण के लिए किया गया है?
चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस? यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस। ध्यान रखेंगे, ये यहां पर ये होगा। तो यह आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस, आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। देखिए दोस्तों, आप लोगों के दिल्ली पुलिस में सीधे सीधे या बिहार में भी आ जाएगा कि सीडेक का फुल फॉर्म बताइए। तो यह सीडेक पुणे में है। आईटी मंत्रालय ने किस संस्थान की सहायता से? तो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मुंबई है। तो न्यूज में हमने क्या बताया था? आईआईटी मद्रास के हेल्प से 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए, उसका नाम है शक्ति और वेगा। याद रखेंगे। अगला है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू विथड्रॉ ओटीपी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम। यानी आप एटीएम से निकालते हैं, कितने रुपए से अधिक निकालेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, तो वह है 10,000 रुपए। यह भी न्यूज से ही लिया है प्रश्न को। फिर हाल ही में चीन की पीपुल्स ऑफ चाइना बैंक ने हमारे देश के किस बैंक में एक छोटी हिस्सेदारी को खरीदा है? तो वो क्या है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा या आईडीबीआई बैंक? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो वह है मणिपुर। यहां पर देखिए ये इसको ठीक कर लीजिएगा, मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय है। यहां पर देखिए ना, इंग्लिश वाला हमेशा याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में आपके एग्जाम पेपर में भी रहता है, तो जो सही माना जाता है कौन सा? इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो यह मेघालय आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला है भारत के किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह है अशोक लवासा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, प्रणब मुखर्जी या राजनाथ सिंह? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 25 जनवरी को या 24 जनवरी को? और या तो यहां पर देखिए 24 जनवरी क्या बताया था? बालिका दिवस। 25 जनवरी, इसमें ये बालिका दिवस है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका यहां पर क्या होगा? 25 जनवरी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। यानी बताया था ना, मकर रेखा, केप एयर पेनिनसुला से लेके रॉकम्पटन तक। और रॉकम्पटन में क्या है? रॉकम्पटन स्पोर्ट सिटी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। वहां पर स्पोर्ट के सामान बिकते हैं, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ में स्पोर्ट का सामान बिकता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रॉकम्पटन में भी स्पोर्ट के सामान बिकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बताइए, सब लोग इस न्यूज को देखें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें और आगामी परीक्षाओं में सफल एग्जाम को पास कर सकें, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। यही आशा करता हूं कि आप लोग सब इस साल सक्सेस हों। थैंक यू दोस्तों।